ओके व्यूअर्स, मैनेजिंग इन्वेंट्री के ऊपर ये मेरा तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम इन्वेंट्री मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट कौन सी एसोसिएटेड होती हैं उसके ऊपर मैंने जिक्र किया था। तो चले आए लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। अब इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ को ज़रा समझने की ज़रूरत है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर करती है ना, तो बना के रखती गए वेयर हाउस के अंदर रखती है। पहले चले मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं करते, पहले ट्रेडिंग बिजनेस की बात करते हैं। तो ट्रेडिंग बिजनेस कौन सा बिजनेस होता है जो कि प्रोडक्ट को ख़रीदता है और दोबारा सेल कर देता है। तो प्रोडक्ट को ख़रीद के रखेगा तो ना वो, अब जिस जगह पे वो रखता है उसको जगह को हम क्या कहते हैं, वेयर हाउस कहेंगे। या अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो रॉ मटेरियल ख़रीद के रखता है जिस जगह पे, उस जगह को वेयर हाउस कहते हैं। अगर वो रख रहा है ना वहाँ पे, तो उसको वहाँ पे रखने की कॉस्ट है। मिसाल के तौर पर फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी को ख़रीदना पड़ेगा, तो लकड़ी को पहले ख़रीदा जाएगा, ख़रीदने के बाद स्टोर किया जाएगा, फिर वहाँ से उसकी फिर मज़ीद प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। अब जो ये लकड़ी ख़रीद के रखी हुई है ना, इसके ऊपर 3 किस्म की कॉस्ट लगी। पहली, वो लकड़ी ख़रीदी कितने की गई, डेट इज़ कॉल्ड द परचेज कॉस्ट। दूसरा, उसको मंगाने की कॉस्ट। जब ऑर्डर प्लेस किया था ना, तो ऑर्डर प्लेसमेंट के ऊपर भी कॉस्ट आती है, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो उसको कहते हैं हम ऑर्डरिंग कॉस्ट। तीसरी, जिस जगह पे रखी हुई है उस जगह को वहाँ पे रखने की कॉस्ट, क्योंकि वेयर हाउस के अंदर आपकी स्टोरिंग की भी तो कॉस्ट होगी। वेयर हाउस के अपने एक्सपेंसेस हैं, अपनी वहाँ पे सारी उसकी हैंडलिंग चार्जेस होंगे सारे, तो उसकी भी तो कॉस्ट होगी। तो 3 किस्म की कॉस्ट है। अब एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। एक सिनेरियो ये है कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड 10,000 यूनिट है या 1000 यूनिट है, अगर मैं अपने सप्लायर को फ़ोन करूं और बोलूं कि भाई 1000 यूनिट मुझे भेज दो। अब जो 1000 यूनिट की डिमांड थी ना, वो पूरे साल की डिमांड थी, यानी कि इस 1000 यूनिट को यूटिलाइज़ होने में पूरा साल लग जाएगा। अब इस पूरे साल तक 1000 यूनिट मेरे वेयर हाउस के अंदर रखे रहेंगे, क्योंकि इसको इस्तेमाल होने में तो पूरा साल लगेगा, क्योंकि ये 1000 यूनिट मेरे पूरे साल की डिमांड है। तो इसका मतलब मेरी होल्डिंग कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि वेयर हाउस के अंदर रखने की हैंडलिंग चार्जेस मेरे बढ़ेंगे, तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है। मैंने बोला यार ये तो काम ठीक नहीं हुआ, हम एक काम करते हैं कि 1000 यूनिट को 250 यूनिट के 4 ऑर्डर में ब्रेक कर देते हैं। यानी कि एक ऑर्डर प्लेस करूँगा 250 यूनिट का और 4 मरतबा ऑर्डर प्लेस करूँगा। लेकिन इस सिनेरियो में हुआ ये कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बढ़ गए। तो हमने, अगर आप पिछले मेरे लेक्चर को याद हो, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने पढ़ा था। जब भी ऑर्डर प्लेस होता है तो ऑर्डर करने की भी कॉस्ट होती है, तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बढ़ाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बढ़ेगी ना। तो ये झगड़ा हो गया कि होल्डिंग कॉस्ट को कंट्रोल कर रहा हूँ, ऑर्डर का साइज़ कम करूँगा तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बढ़ेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। ऑर्डर का साइज़ बढ़ा दूँगा मैं तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स तो कम हो जाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन इन्वेंट्री ज़्यादा होल्ड करनी पड़ जाएगी तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो 2 कॉस्ट के अंदर झगड़ा हो गया, एक होल्डिंग कॉस्ट और एक ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर आपस में झगड़ा हो गया। फिर अब कितना ऑर्डर करें, कितनी क्वांटिटी के अंदर ऑर्डर करें, कितना हमें परचेज़ करना चाहिए। परचेज़ तो पूरे हम क्वांटिटी करेंगे जितनी डिमांड है, लेकिन एक ऑर्डर कितनी यूनिट का प्लेस होना चाहिए, इसकी हमें एक ऑप्टिमम क्वांटिटी चाहिए। इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। क्या करता है भाई ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल? ये एक मॉडल है ऐसा जो कि डिज़ाइन किया ऑर्डरिंग डिसीजन के लिए, ठीक है जी। ओवरऑल ट्रेड ऑफ किस पे करता है, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। होल्ड करने की कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट को रखने की कॉस्ट और किसी प्रोडक्ट को मंगाने की कॉस्ट के ऊपर ये ट्रेड ऑफ करेगा, ठीक है नहीं। तो अब लेकिन कोई भी चीज़ होती है ना, कोई भी लॉ है, कोई भी फार्मूला है, जब उसको ड्राइव किया जाता है उसकी कुछ लिमिटेशंस या उसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। तो
हर कोई इकोनॉमिक्स का लॉ हो, कोई हमारे पास सप्लाई चेन का कोई लॉ हो, उसके बिहाइंड कोई ना कोई एजम्पशंस है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल जो है ना, जब डिज़ाइन किया गया था तो इसके बिहाइंड भी कुछ ना कुछ एजम्पशंस थी। तो एजम्पशंस को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी एजम्पशंस क्या हैं। 7 एजम्पशंस हैं। जिसने भी मॉडल ड्राइव किया ना, उसने पहले बताया कि भाई ये 7 एजम्पशंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर जो है ये मॉडल काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो पहला क्या कहता है कि ये डिमांड इज़ नोन एंड कांस्टेंट, यानी कि जो प्रोडक्ट भी ऑर्डर हो रही है ना, उसकी डिमांड हमें पहले से पता होगी और उसके अंदर वेरिएशन नहीं आएगी, वो डिमांड कांस्टेंट भी रहेगी। ठीक है ना। तो पहली एजम्पशन तो ये हो गई। चले हाँ जी, हम मान लेते हैं। दूसरा है ऑर्डर लीड टाइम इज़ नोन एंड कांस्टेंट, यानी कि लीड टाइम किसे कहते हैं कि ऑर्डर प्लेसमेंट और ऑर्डर डिलीवरी के दरमियान का जो टाइम है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आज ऑर्डर प्लेस करता हूँ और सप्लायर मुझे 6 दिन के बाद डिलीवरी देता है तो मेरा लीड टाइम होगा 6 डेज़। अब मेरा सप्लायर के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए कि लीड टाइम कांस्टेंट रहेगा। जब भी ऑर्डर प्लेस करूँगा, तुमने 5 दिन में डिलीवरी देनी है या तुमने 6 दिन में डिलीवरी देनी है, तो जितने दिन में डिलीवरी देनी है हमेशा टाइम वही रहेगा, वो चेंज नहीं करना आपने। ठीक है नहीं। तीसरा क्या बोलता है, रिप्लेनिशमेंट इज़ इंस्टेंटेनियस। अगर एक ऑर्डर 10 दिन के बाद प्लेस होता है तो हर ऑर्डर 10 दिन के बाद ही प्लेस होना चाहिए। इसको कहते हैं 1 रिप्लेनिशमेंट साइकिल ऑफ इन्वेंट्री। अगर एक रिप्लेनिशमेंट साइकिल 10 डेज़ का है ना, तो वो हर 10 डेज़ का ही होना चाहिए, हर इन्वेंट्री साइकिल 10 डेज़ का होना चाहिए। रिप्लेनिशमेंट इंस्टेंटेनियस का मतलब ये है, अगर आप 25 दिन में ऑर्डर करते हैं तो हर 25 दिन के बाद ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए। और क्या लिख रहा है, एंटायर ऑर्डर डिलीवर एट वन टाइम, यानी कि एंटायर ऑर्डर डिलीवर एट वन टाइम, यानी कि पार्शियल शिपमेंट नॉट अलाउड। पूरा का पूरा ऑर्डर एक ही साथ डिलीवर होना चाहिए, पार्शियल शिपमेंट अलाउ नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 700 यूनिट का ऑर्डर प्लेस किया सप्लायर को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए वो 400 यूनिट एक डिलीवरी में दे और फिर 300 यूनिट दूसरी डिलीवरी में दे। वो 700 के 700 यूनिट एक ही डिलीवरी में भेजेगा, ये भी एक लिमिटेशन है। एक सबसे मुश्किल एजम्पशन जो कि मानने में हमें मुश्किल लगती है, वो लिखता है नंबर 4 पे कि प्राइस कांस्टेंट एंड क्वांटिटी डिस्काउंट आर नॉट अलाउड। बेसिक यू, क्योंकि ये बहुत बड़ी एजम्पशन है कि प्राइस कांस्टेंट रहेगी और क्वांटिटी डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा। यानी कि अगर मैं 1 यूनिट परचेज़ कर रहा हूँ तो भी कॉस्ट प्राइस वही रहेगी, और अगर मैं 1000 यूनिट परचेज़ कर रहा हूँ तो भी प्राइस वही रहेगी। और सप्लायर के साथ मेरा एग्रीमेंट है कि कम से कम 1 साल तक वो प्राइस चेंज नहीं करेगा। ठीक है नहीं। अब मंगा के जिस जगह पे रखेंगे, जिसको हम वेयर हाउस कहते हैं, तो वहाँ की जो होल्डिंग कॉस्ट है, उस होल्डिंग कॉस्ट को भी हम पहले से कैलकुलेट कर लें कि कितनी होगी, और वो चेंज भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है नहीं। तो होल्डिंग कॉस्ट इज़ नोन एंड कांस्टेंट। जब भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो ऑर्डर के ऊपर कॉस्ट आएगी, वो भी आप पहले से एस्टिमेट कर लें कि भाई ऑर्डर कॉस्ट एक नोन एंड कांस्टेंट रहनी चाहिए। एंड द लास्ट वन जो 7 नंबर पे एजम्पशन है, वो ये कहती है कि स्टॉक आउट आर नॉट अलाउड, यानी कि इन्वेंट्री आपके पास हमेशा मौजूद रहनी चाहिए, स्टॉक आउट अलाउड नहीं है। ठीक है नहीं। तो ये एक और ये सारी क्या थी, इसकी एजम्पशंस थी, किसकी थी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल की। ठीक है। अब अगर इन तमाम एजम्पशंस को अगर हम फॉलो करते हैं ना, तो फिर जो है हमारे पास एक फार्मूला है, EOQ इज इक्वल टू 2RS डिवाइडेड बाई KC या 2RS डिवाइडेड बाई H। बात एक ही है, H बराबर KC की होता है, तो यहाँ पे KC की जगह H लिख दिया गया। अच्छा जी, ये एक फार्मूला है EOQ का। यहाँ पे R रिक्वायरमेंट है, इस फार्मूले में नीचे लिखा हुआ है। R क्या है, एनुअल डिमांड या एनुअल रिक्वायरमेंट। S को लिखा जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी कि एक ऑर्डर प्लेस करने पे कितनी कॉस्ट आती है, उसको हम S से रिप्रेजेंट करेंगे। C का मतलब यूनिट कॉस्ट, एक पर्टिकुलर सप्लायर जो भी आपको चीज़ दे रहा है वो 1 यूनिट कितने का दे रहा है, उसकी इनवॉइस वैल्यू। K का मतलब होल्डिंग रेट है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं 25% होल्डिंग रेट अप्लाई करूँगा। 25% ऑफ व्हाट, ऑफ यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर मैंने अगर 100 रुपये की चीज़ खरीदी तो उसका 25% होगा 25 रुपीज़, तो 25 रुपीज़ में इसको होल्डिंग चार्जेस सप्लाई करूँगा। ठीक है ना। तो ये होता है होल्डिंग रेट।
होल्डिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि मैं कहता हूँ h इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं रेट अप्लाई नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट कॉस्ट अप्लाई कर रहा हूँ कि मैंने बोल दिया जी प्रोडक्ट चाहे जितने की भी हो, मैंने इसके ऊपर 20 रुपीज़ की होल्डिंग कॉस्ट अप्लाई करनी है। तो इसका मतलब है कि मेरी होल्डिंग कॉस्ट क्या हो गई, 20 रुपीज़ पर यूनिट हो गई या 5 रुपीज़ पर यूनिट हो गई, जितनी भी आपने कैलकुलेट की हुई है, ठीक है ना। तो ये सारी, अगर ये फार्मूला है हमारे पास किसका, ईओक्यू मॉडल का, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास बेसिक ईओक्यू मॉडल। अब एक सिनेरियो से डिस्कस कर लेते हैं, इससे अगर हम बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब सिनेरियो क्या है कि एक कॉरपोरेशन है, ये परचेज करती है, ऊपर लिखा हुआ लेस विदाउट कॉरपोरेशन परचेज इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट फ्रॉम अमन ऑफ इट्स की सप्लायर। की सप्लायर कौन होते हैं, कभी आगे दूसरे कोर्सेज में बताऊंगा कि सप्लायर्स की भी टाइप्स होती हैं, कुछ क्रिटिकल सप्लायर्स होते हैं, कुछ की सप्लायर्स होते हैं, कुछ नॉर्मल सप्लायर्स होते हैं। की सप्लायर्स वो होते हैं जो कि आपको क्रिटिकल कंपोनेंट आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिनके बगैर आपके सारे ऑपरेशन रुक सकते हैं, जिनकी डिलीवरी से। ऑपरेशन मैनेजर वांट टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अलॉन्ग विद रीऑर्डरिंग प्लान टू इंश्योर द एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इज मिनिमाइज। क्या मतलब हुआ जी, जो सप्लाई चेन जो ऑपरेशन मैनेजर है वो ये जानना चाह रहा है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए कि उसके रिगार्डिंग मेरी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, ठीक है ना। और फॉलोइंग डेटा जो है उसने दिया हुआ है। एनुअल रिक्वायरमेंट बोल रहा है 7200 यूनिट, यानी कि जो कंपनी ऑर्डर प्लेस, जो कंपनी कंपोनेंट खरीद रही है उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट यानी कि पूरे साल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 7200 यूनिट है। ऑर्डर कॉस्ट, जब भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो $100 की ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है जी। और जब हम होल्डिंग रेट उसका है जो अंगा की नाम रखते हैं, तो हम इस 100 का 20% अप्लाई करते हैं उसकी होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है ना। यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू 20 का मतलब ये है कि जी ये जो भी कंपोनेंट हम खरीद रहे हैं, सप्लायर हमें इसका एक यूनिट $20 का दे रहा है। ऑर्डर लीड टाइम 6 डेज़, 6 दिन का लीड टाइम है, यानी कि जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 6 दिन के बाद सप्लायर हमें डिलीवरी देता है। नंबर ऑफ़ डेज़ पर ईयर इज इक्वल टू 360। नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो पर ईयर 360 का मतलब ये है कि पूरे साल में दिन हैं वो 360 हैं। अब इसके अंदर भी एक लॉजिक है कि साल में दिन 360 होते हैं या 365 होते हैं। अगर जनवरी फरवरी के हिसाब से काउंट करते हैं ना, 365 दिन बनते हैं, क्योंकि कुछ महीनों में 31 कुछ महीने 31 दिन के हैं, कुछ महीने 30 दिन के हैं। फरवरी का महीना अगर 28 दिन का होता है, अगर लीप ईयर नहीं है तो इसके हिसाब से अगर काउंट करें तो 365 दिन बनते हैं। अब लेकिन जो उसका कैलेंडर बनता है ना, प्रोडक्शन कैलेंडर जो अमूमन ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, उसके अंदर वो कंसिडर करती हैं 12 महीने और हर महीना कंसिडर करती हैं 30 दिन का, ताकि पर मंथ डिमांड कैलकुलेट करने में हमें आसानी हो। अगर हर महीना 30 दिन का हो और 12 महीने हो तो आपके पास 360 दिन बनते हैं पूरे साल के अंदर। तो इस हिसाब से यहाँ पर डेज कितने लिखे हुए हैं, 360 डेज, 12 मंथ्स, 12 × 30 इज इक्वल टू 360। हर महीना होगा 30 दिन का और 12 महीने होंगे तो 360 दिन बनेंगे, ठीक है ना। अब ये सिचुएशन है और हमें ये बोला जा रहा है कि जी आपने क्या क्या कैलकुलेट करना है, आपने ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है। आपने जी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, यहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, और क्या आपने क्या क्या निकालना है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है, यहाँ पर रीऑर्डरिंग पॉइंट भी निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना है, टाइम ऑर्डर्स निकालना है, ठीक है ना। तो हम पहली चीज़ निकालना स्टार्ट करते हैं। अब पहले है कैलकुलेशन ऑफ द ईओक्यू। ये फार्मूला है ईओक्यू का 2RS डिवाइडेड बाय KC। R का मतलब रिक्वायरमेंट यानी कि डिमांड है, S का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, K का मतलब होल्डिंग रेट और C का मतलब यूनिट। इसमें हमने डेटा में से उठा के वैल्यूज़ पुट कर दी हैं हमने यहाँ पे वैल्यूज़, ठीक है ना। तो 2 × 7200 यानी कि जो डेटा हमें दिया हुआ था, इसमें हमें रिक्वायरमेंट कितनी दी हुई थी, 7200, उठा के हमने यहाँ रख दी है। एस का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है हमें डेटा में दी हुई थी 100 यूनिट, 100 पर ऑर्डर, तो यहाँ पे हमने उठा के 100 रख दिया। होल्डिंग रेट हमें दिया हुआ था 20%, तो हमने यहाँ पे पॉइंट में रख दिया 0.2 K की जगह होल्डिंग रेट। मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट, सी का मतलब होता है यूनिट कॉस्ट, तो यूनिट कॉस्ट यहाँ पे हमें कितनी दिया था 20, तो 20 उठा के हमने यहाँ रख दिया। इस पूरी चीज़ को हमने जब फॉर्मूले को हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 600 यूनिट्स पर ऑर्डर। कैलकुलेशन करना मकसद नहीं होता,
मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को पढ़ना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन क्या बन रही है जी, EOQ की वैल्यू आई 600 यूनिट, यानी कि इसका मतलब है कि आपने एक ऑर्डर कितने यूनिट का प्लेस करना है, 600 यूनिट का प्लेस करना है। इससे ज़्यादा भी नहीं करना, इससे कम भी नहीं करना। प्रैक्टिकली ज़्यादा और कम क्यों नहीं करना, अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, इससे ज़्यादा करेंगे तो इन्वेंट्री ज़्यादा होल्ड होगी, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी। और अगर इससे कम करते हैं तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। और अगर एग्जैक्टली 600 करते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो ऑप्टिमाइज रहेगी। ये चीज़ आगे चल के हम वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है ना। तो EOQ कितना आया जी, हमारे पास 600 यूनिट आया गया। दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है जी। अच्छा जी, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने के लिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगी। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट का फार्मूला जो है TAIC लिखा हुआ है इक्वल टू APC ASC प्लस OFC। TAIC का मतलब है टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इक्वल टू APC का मतलब है एनुअल परचेज कॉस्ट प्लस ASC का मतलब है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट प्लस AOC का मतलब है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तीनों को मिला देंगे, जब तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है जी। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट आ गया हमारे पास। अब जो APC बराबर होगा वो R मल्टीप्लाई बाई C के बराबर होगा, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है उसको आप यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनुअल परचेज कॉस्ट निकल आएगी। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बराबर होगा Q डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई KC या Q डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई H, बात एक ही है, ठीक है ना। H बराबर KC की होता है। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बराबर होगी R डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई S ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन तीनों चीज़ों को इसकी जगह में पुट कर दिया तो ये मेरे पास फार्मूला आ गया किसका, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट का, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी। R मल्टीप्लाई बाई C, साथ R जो मतलब रिक्वायरमेंट थी 7200 यूनिट थी, यूनिट कॉस्ट 20 थी तो 7200 मल्टीप्लाई बाई 20। Q का मतलब ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमारी पास कितनी आई है, 600 आई है, जो हमारे पास ये क्वांटिटी आई थी EOQ की। तो Q की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई K का मतलब होल्डिंग रेट 20% था तो यहाँ पे 0.2। C का मतलब यूनिट कॉस्ट कितनी थी, 20 थी, हमने यहाँ पे 20 रख दिया, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई R डिवाइड बाई Q, R वही आ गया 7200, Q का मतलब ऑर्डरिंग क्वांटिटी एंड S का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दिया। 1,40,000 ये आ गया हमारे पास एनुअल परचेज कॉस्ट, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ एनुअल परचेज कॉस्ट के बराबर थी। 1200 आ गई हमारे पास एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और 1200 ही आ गई हमारे पास एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तीनों को जब ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई 1,40,400, 146,400 एस्टिमेटेड। क्या इंटरप्रिटेशन हुई, अगर हम एक ऑर्डर प्लेस करते हैं 600 यूनिट का तो टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट एस्टिमेटेड 1,46,400 के बराबर होगी, ठीक है ना। एस्टिमेटेड इतनी ही होगी, ठीक है जी। तो ये तो आ गया हमारे पास टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है ना। और ये मिनिमम कॉस्ट होगी क्योंकि ये 600 यूनिट पे आ रही है तो इसका ये क्लेम है कि ये ऑर्डर ये कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है जी। अब आगे क्या निकालना था जी, हमने आगे निकालना था रीऑर्डरिंग पॉइंट। रीऑर्डरिंग पॉइंट का मतलब ये है कि कितनी मेरे पास स्टॉक रह जाए तो हमें दोबारा ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। देखिए जी, हम कोई भी चीज़ का ना स्टॉक ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करते। हमारे पास कोई भी चीज़ जब ख़त्म होने वाली होती है तो हम सप्लायर को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं भाई ये चीज़ मेरे पास ख़त्म होने वाली है, आप भेज दो। ख़त्म हो जाएगी फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑर्डर तो आने में टाइम लगता है, तो इसका मतलब है आप कस्टमर लूज़ कर जाएंगे अपने। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पास ज़ीरो स्टॉक आ जाए तो फिर हम ऑर्डर प्लेस करें। तो मिनिमम कितना स्टॉक मेरे पास इन्वेंट्री रह जाए तो मेरे रीऑर्डर कर देना चाहिए। तो रीऑर्डरिंग का पॉइंट का मतलब ये है, ठीक है ना। आपके घर पे कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो हमें घर वाले बोलते हैं कि जी ये चीज़ ले आओ ख़त्म होने वाली है, तो ख़त्म हो जाती है तब नहीं बोलते, ख़त्म होने वाली है तो ही बोल देते हैं, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब है हम इन्वेंट्री ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करते। एक इन्वेंट्री ऑप्टिमम लेवल के ऊपर हमें रखनी पड़ती है, अगर उस तक इन्वेंट्री पहुंच जाए तो हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो वो और रीऑर्डरिंग पॉइंट कैलकुलेट कैसे होगा, ठीक है नहीं। आसान ज़बान में आसान लॉजिक ये है कि अगर आपका लीड टाइम 6 दिन का है तो 6 दिन का स्टॉक रह जाए तो ऑर्डर प्लेस कर दो। आसान ज़बान में ये है ना।
कि भाई मुझे अगर एक चीज़ को मंगाने में 2 दिन लगते हैं, तो मैं देखूँगा मेरे पास 2 दिन का स्टॉक रह गया है तो मैं ऑर्डर प्लेस कर दूँगा। ये 2 दिन, जितनी दिन में ये मेरा जो 2 दिन का स्टॉक है यूटिलाइज़ होगा, 2 दिन के बाद ही मेरे पास नई डिलीवरी भी आ जाएगी। तो रीऑर्डरिंग पॉइंट की लॉजिक तो यही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है रीऑर्डरिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या बनता है, पर डे डिमांड इंटू लीड टाइम। एक दिन की डिमांड को लीड टाइम से आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको देखें तो आर डिवाइडेड बाई डेज, आर का मतलब होता है आर का मतलब था क्या, पूरे साल की डिमांड, एनुअल रिक्वायरमेंट, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जब हमने इसको नंबर ऑफ डेज इन द ईयर्स किया तो हमारे पास एक दिन की डिमांड आ गई, मल्टीप्लाई किससे करती है, लीड टाइम से। तो 7200 जो थी हमारे पास पूरे साल की डिमांड थी, इसको हमने नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिया। तो ये अब सिर्फ डेज से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक दिन की डिमांड आएगी। एक दिन की डिमांड को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 क्या था, लीड टाइम, तो हमारे पास 120 यूनिट आंसर आ गया। इंटरप्रिटेशन क्या हुई, when 120 units will remain in the stock, then new order has to be placed। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि जब 120 यूनिट आपके पास स्टॉक में रह जाएंगे तो आपने न्यू ऑर्डर प्लेस कर देना है, वरना आपके पास स्टॉक आउट सिचुएशन आ जाएगी। जो सिचुएशन हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें सिचुएशन में उसने हमें बोला ये है कि लीड टाइम 6 दिन का है, यानी कि जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 6 दिन के बाद डिलीवरी आएगी। तो जब 6 दिन के बाद डिलीवरी आएगी ना, तो इसका मतलब ये है कि भाई 6 दिन का स्टॉक अगर आपके पास रह जाए ना वेयर हाउस के अंदर, तो आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। और हमारे जो 6 दिन का स्टॉक है, 6 दिन की जो डिमांड है वो 120 यूनिट है। 120 यूनिट अगर स्टॉक में रह जाएंगे तो भाई हम नया ऑर्डर क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। दिस इज कॉल्ड रीऑर्डरिंग पॉइंट। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और है, जिस सप्लाई चेन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक। ये जो रीऑर्डरिंग पॉइंट है ये सेफ्टी स्टॉक नहीं है, ये रनिंग स्टॉक है। सेफ्टी स्टॉक इससे हटकर होगा, उसके ऊपर हम होल्डिंग कॉस्ट नहीं लगाते असूलन, सप्लाई चेन का रूल ये। एक कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं कि भाई लगनी चाहिए, कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं कि नहीं लगती। भाई होल्डिंग कॉस्ट हम सेफ्टी स्टॉक पे नहीं लगाते। बहरहाल रीऑर्डरिंग पॉइंट जो 120 यूनिट है ये स्टॉक में रह जाएंगे तो हमने न्यू ऑर्डर प्लेस कर देना, ठीक है ना। दिस इज़ नॉट द सेफ्टी स्टॉक, दोबारा बता रहा हूँ, ये सेफ्टी स्टॉक नहीं है, ये बफर स्टॉक नहीं है, ये हमारा रनिंग स्टॉक है। ये वो स्टॉक है जो कि बिक जाना है, 6 दिन के अंदर ये स्टॉक बिक जाएगा। जैसे ही 6 दिन के अंदर स्टॉक बिकेगा तो मेरे पास नया स्टॉक सप्लायर के पास से आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास रीऑर्डरिंग पॉइंट, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे भाई, पूरे क्वांटिटी को, पूरी रिक्वायरमेंट को एक ऑर्डर की क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, आर डिवाइड बाई क्यू। आर का मतलब क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट, क्यू का मतलब ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो आर डिवाइड बाई क्यू, 7200 हमारे पास पूरी रिक्वायरमेंट थी और एक ऑर्डर कितने यूनिट का प्लेस कर रहे थे हम, 600 यूनिट का। तो टोटल कितने ऑर्डर प्लेस होंगे जी, 12 ऑर्डर प्लेस होंगे, पूरे साल के अंदर 12 ऑर्डर प्लेस होंगे। क्या इंटरप्रिटेशन बन रही है, इफ़ वी प्लेस 1 ऑर्डर ऑफ 600 यूनिट्स देन टोटल 12 ऑर्डर विल बी प्लेस इन अ ईयर। तो पूरे साल में कितने ऑर्डर प्लेस होंगे जी, 12 ऑर्डर प्लेस होंगे, ठीक है जी। आसान सी हमारे पास ये लॉजिक है। आगे चलते हैं जी, टाइम बिटवीन दी ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिवाइडेड नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ डेज कितने थे, 360, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस कर रहे हैं हम, 12, जो कि पिछली साइड पर निकाले हमने। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने प्लेस कर रहे हैं, 12, और पूरे साल में हमारे पास दिन कितने थे, 360। नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू 30 डेज, यानी कि हर 30 दिन के बाद एक ऑर्डर पे हमारा क्या होगा भाई, प्लेस होगा। टाइम बिटवीन दी ऑर्डर्स कितना होगा, 30 डेज, यानी कि 12 ऑर्डर प्लेस होंगे और हर 30 दिन के बाद एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। हर 30 दिन के बाद अगर ऑर्डर प्लेस होगा तो साल में 12 महीने होते हैं, तो वैसे ही 12 ऑर्डर बन जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम एक ऑर्डर 600 यूनिट का प्लेस करते हैं तो कितने दिन के बाद एक ऑर्डर प्लेस होगा जी, 30 यूनिट्स, 30 डेज़ के बाद एक ऑर्डर हमारा प्लेस होगा, ठीक है जी। तो ये 5 रिक्वायरमेंट जो है हमने पूरी कर ली, जो कि उसके अंदर शुरू में हमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए उसने हमें दी थी। ये 5 रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर ली। क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देना है, यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। मैंने एक काम इसमें और भी किया हुआ है कि हमने EOQ मॉडल को वेरीफाई किया। अब अगर क्वेश्चन की सिनेरियो को अगर हम देखें ना, तो हम क्वेश्चन के अंदर जितनी भी चीज़ें कैलकुलेट की, वहाँ पे हमारी बेस क्या थी,
Q इज इक्वल टू 600, यानी कि हम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी रख रहे थे 600, उसी को बेस बना के ही हमने सारी चीज़ें क्या की, हमने कैलकुलेट की, चाहे वो रीऑर्डरिंग पॉइंट हो, चाहे वो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हो, चाहे वो हमारे पास टाइम बिटवीन दी ऑर्डर्स हो, सारी चीज़ों के अंदर बेस क्या थी, Q इज इक्वल टू 600, यानी कि एक ऑर्डर कितने यूनिट का प्लेस कर रहे हैं, 600। तो क्या ये वाकई 600 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर 600 मैं ना करूँ तो क्या होगा, मैं 800 कर दूँ, मैं 400 कर दूँ, मैं कुछ भी कर दूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर प्लेस कर दूँ, तो क्या होगा? तो अगर ऐसा करें तो क्या होगा, हम क्या वाकई UQ सच बोलता है या नहीं बोलता, ज़रा देखें तो सही ना। तो वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है ना। तो वेरीफाई किया हुआ है मैंने, और आगे मैंने लिखा हुआ है कि नॉट टू डू इन पेपर क्विज ओनली फॉर कॉन्सेप्ट। ये जो काम हम कर रहे हैं ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कर रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपने ना पेपर में करना होता है ना क्विज में करना होता है, ये ओनली फॉर द कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अब आंसर आया था मेरा Q का 600, यानी कि ऑर्डर कितनी यूनिट का प्लेस होना चाहिए, 600। मैंने बोला नहीं भाई, मैं तो 400 यूनिट का प्लेस करूँगा, मैं 600 यूनिट का नहीं कर रहा। मैंने अपनी तरफ से क्वांटिटी एज्यूम कर ली, और मैंने बोला मैं 400 करके देखता हूँ, और मैंने बोला मैं 800 करके देखता हूँ, यानी कि एक क्वांटिटी मैंने एज्यूम की 600 से कम जो कि 400 है, एक क्वांटिटी मैंने एज्यूम की 800 जो कि 600 से क्या ज़्यादा है, यानी कि एक क्वांटिटी EOQ से कम और एक क्वांटिटी EOQ से ज़्यादा। दोनों सिनेरियो हमने डिस्कस करके देख लेते हैं। अच्छा जी, अगर मैं Q इक्वल टू 400 एज्यूम करता हूँ तो ये क्वांटिटी मेरी लेस देन 600 है, और अगर इसके ऊपर तमाम वैल्यूज़ वही रखूँगा, सिर्फ Q की वैल्यू हमने क्या कर दी, चेंज कर दी, तो मैंने कॉस्ट कैलकुलेट की। अब पर एनुअल परचेज कॉस्ट आई मेरे पास 1,40,400, वही आई जो पहले आ रही थी, क्योंकि टोटल रिक्वायरमेंट तो चेंज नहीं हुई ना। ये 800 मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट आ गई है, और 1800 क्या आ गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई है, ठीक है जी। और अगर मैं Q इक्वल टू 800 रखता हूँ तो ये मेरे पास परचेज़ कॉस्ट, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगी, होल्डिंग कॉस्ट मेरे पास बढ़ गई क्योंकि अब मैं 1600 हो गई, और ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरे पास थोड़ी कम हो गई जो कि कितनी हो गई, 900 हो गई, टोटल ये आ रही है। अब ज़रा कंपैरिजन करते हैं, ठीक है जी। ये है हमारे पास परचेज़ कॉस्ट, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये परचेज़ कॉस्ट है, ये होल्डिंग है, और ये ऑर्डरिंग है, ठीक है जी। अब अगर 400 है तो परचेज़ कॉस्ट देखिए तीनों सिचुएशन में सेम आ रही है, डिफरेंस किधर आ रहा है, होल्डिंग और ऑर्डरिंग में। जब हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, 400 ऑर्डर करेंगे तो मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट होगी 800 और ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी 1800, और टोटल कॉस्ट होगी 1,40,600। अगर हम 800 ऑर्डर करते हैं तो हम ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं EOQ से, तो मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गई 1600 हो गई, और ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम कम कर रहे हैं तो ऑर्डरिंग बढ़ रही है, होल्डिंग कम हो रही है। जब हम ज़्यादा कर रहे हैं तो होल्डिंग बढ़ रही है और ऑर्डरिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। और जब हम एग्जैक्टली EOQ के बराबर कर रहे हैं तो हमारे पास ऑर्डरिंग होल्डिंग दोनों क्या आ जाती है, बराबर आ जाती है। और मज़े की बात यह है कि टोटल कॉस्ट लोएस्ट कहाँ हो रही है, इसी क्वांटिटी पे हो रही है। तो इसका मतलब है भाई EOQ बात अपनी क्या कर रहा है, सही बात कर रहा है अपनी, ठीक है जी। तो यहाँ से EOQ मॉडल क्या हो गया, हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है जी। तो अब ये जो था ये बेसिक EOQ मॉडल था हमारा, इसको हम ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं, एक ग्राफ भी है इसका। अब इस ग्राफ को अगर समझने की कोशिश करें तो इस ग्राफ के अंदर 3 लाइनें हैं। ये जो नीचे से लाइन आपको ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है ये होल्डिंग कॉस्ट की है, और ऊपर से जो नीचे आती हुई नज़र आ रही है ये ऑर्डरिंग कॉस्ट की है, ठीक है ना। जब और ये एक्स एक्सिस पे ऊपर हमने लिया हुआ है ऑर्डर साइज़, जिसको Q से मेंशन किया हुआ है, और वाई एक्सिस पे कॉस्ट है, ठीक है ना। अगर ऑर्डर साइज़ कम होगा, ठीक है ना, तो ऑर्डर साइज़ कम होगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे ऑर्डर साइज़ बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होती जाएंगे, तो लिहाजा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर हम ऑर्डर साइज़ कम रखेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट कम होगी, लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर साइज़ बढ़ाते जाएंगे तो होल्डिंग कॉस्ट क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिसके ऊपर ये दोनों कॉस्ट बराबर हो जाएंगी, और उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, EOQ कहते हैं, ठीक है जी। हमारे सिनेरियो में EOQ 600 आया था। अगर हम सिनेरियो को डिस्कस करें तो तीनों जगह पर एनुअल परचेज कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, डिफरेंस किधर आ रहा है, होल्डिंग और ऑर्डरिंग। अगर टोटल कॉस्ट मैं कंसिडर करूँ होल्डिंग और ऑर्डरिंग को, ठीक है ना, तो EOQ के ऊपर होल्डिंग 1200 थी, ऑर्डरिंग भी कितनी थी, 1200, तो दोनों को ऐड कर दे तो कॉस्ट कितनी बनती है जी, 2400। ये टोटल कॉस्ट का कर्व है, ये टोटल कॉस्ट का कर्व है, यानी कि टोटल कॉस्ट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग, परचेज कॉस्ट शामिल नहीं है इसमें।
होल्डिंग और ऑर्डरिंग को जब हम कंबाइन कर लेते हैं ना तो टोटल कॉस्ट बनती है। तो जब क्वांटिटी कम थी तो टोटल कॉस्ट ज़्यादा थी। एक पॉइंट ऐसा आया जिसके ऊपर ये क्वांटिटी हमारे पास कॉस्ट मिनिमाइज़ हुई और दोबारा आगे क्या हो गई, बढ़ना शुरू हो गई। जिस पॉइंट पे ये मिनिमम हुई उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्वांटिटी कितनी थी, 600, जो कि EQ था। और इस पॉइंट पे हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी थी, 2400, क्योंकि होल्डिंग भी कितनी थी, 1200, और ऑर्डरिंग भी कितनी थी, 1200। तो दोनों को मिला के कितनी हो गई जी, 2400 हो गई। ठीक है जी। तो ये है, उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बेसिक EOQ का। अच्छा जी, ये था बेसिक EOQ मॉडल। अब आगे चल के इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। एक तो काम हम ये करेंगे, इस EOQ मॉडल को जिसकी हमने मैनुअल कैलकुलेशन की इसको सॉफ्टवेयर पे भी करेंगे हम। और अगर इसके अलावा हम क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल, और फिर हम इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी मॉडल, फिर आपके पास साइकिल काउंटिंग, एंड देन एक काफ़ी डिटेल टॉपिक है ना इन्वेंट्री, मैनेजिंग इन्वेंट्री का पूरा हमारे पास कोर्स होता है बेसिकली मैनेजिंग इन्वेंट्री का सप्लाई चेन के अंदर। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद है चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही होंगी। कोई भी अगर आपके इसके रिगार्डिंग को क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। इस पर्टिकुलर जो टॉपिक चल रहा है मैनेजिंग इन्वेंट्री का, इसके प्रीवियस वीडियोस के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। ठीक है। अगर आप उसको रिव्यू नहीं किया तो पहले आप काइंडली उसको रिव्यू कर लें ताकि आपका यहाँ का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाए। उम्मीद है चीज़ें आपको अंडरस्टैंड आप कर रहे होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।